बुलंदशहर के साबिक रुकने पार्लियामेंट कमलेश वाल्मीकि की मुश्तबा हालत में मौत से सनसनी फैल गई। कमलेश वाल्मीकि की लाश उनके घर के बंद कमरे से बरामद की गई। लाश पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। कमलेश वाल्मीकि 2009 से 2014 तक समाजवादी पार्टी से रुकने पार्लियामेंट रहे थे। साबिक रुकने पार्लियामेंट की मौत की खबर सुनते ही खुर्जा में सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने लाश को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी मुआवन और ब्रुलिया के साबिक प्रमुख मुखिया सुरेंद्र सिंह के कत्ल मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई देसी साख्ता पिस्तौल बरामद कर ली है। साथ ही एक मुलजिम के पास से खून से लथपथ तौलिया भी बरामद कर लिया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। डीजीपीओ सिंह के मुताबिक इस कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन अभी भी फरार हैं। उन्होंने कहा कि मकामी सतह पर सियासी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हमने कंट्री मेड पिस्टल जो जिसका हत्या में प्रयोग किया गया था उसको भी बरामद कर लिया है और साथ ही साथ एक अक्यूज्ड के पास से टॉवेल मिला है जिसमें खून है और उसको हम फॉरेंसिक्स के लिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हैं। क्लियर हो गया कि इनकी जो लोकल लेवल पे पॉलिटिकल राइवलरी है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसके आधार पर और एक और चीज़ जो सामने आई कि एक अभियुक्त के फादर को मृतक ग्राम प्रधान ने जो पूर्व प्रधान है उन्होंने उनके साथ वैमनस्यता थी, उनके साथ लड़ाई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हासिल किया। नरेंद्र मोदी यहां तकरीबन आधा घंटा रहे। गुज़िश्ता 5 वर्षों में चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी है। इस मौके पर अमित शाह और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद जब मोदी पुलिस लाइन जा रहे थे तब लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने दीनदयाल संकुल में पार्टी कारकुनों से भी खिताब किया। उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था, और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था। निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था। मैंने कहा था कि यहां पर शायद नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा, लेकिन ये चुनाव हर घर का नरेंद्र मोदी लड़ेगा, हर गली का नरेंद्र मोदी लड़ेगा। सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली इसकी बड़ी चर्चा है और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैठ करके हमारी बेटियों ने पूरे काशी को अपने सर पे ले लिया था। 14, 17 और 19 इन 3 चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाता व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। और वहीं बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि शायद ही कोई चुनाव ऐसा होगा जिसमें उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद वोटिंग तक न आया हो। ये सिर्फ इसलिए कि वोटरों पर मुकम्मल भरोसा है। अमित शाह ने कहा कि 2014 के काशी और आज के काशी में फर्क साफ नजर आएगा। शायद ही कोई चुनाव ऐसा हुआ होगा जिसमें प्रत्याशी नामांकन के बाद मतदान तक अपने क्षेत्र में मतदाताओं का भरोसा कर न आया। देश और दुनिया भर के लोग देखते थे कि काशी के कार्यकर्ताओं ने कहा है मत आइए, मोदी जी क्या करेंगे, मगर मोदी जी का भरोसा आप पर था, काशी की जनता पर था और ये भरोसा आपने सही साबित किया। आंख बंद कर आप देखिए 2014 का काशी और आज का काशी, कितना बड़ा अंतर काशी के इसमें आया। और काशी अन्य क्षेत्रों जैसा काशी नहीं है।
कोई और मत क्षेत्र होता तो बहुत सरल होता है। वहीं दीनदयाल संकुल में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म मोदी का काशी की सरजमीन पर इस्तकबाल करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बनारस के एक एक कारकुन ने नरेंद्र मोदी की जीत के लिए जान लगा दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं तमाम कारकुनों का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। भारत माता का महान सपूत एक महानायक के रूप में हम सब के बीच में, काशी के बीच में, काशी के पुत्र के रूप में हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित है। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की धरती पर, बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इलेक्शन के दौरान राम मंदिर का मामला ठंडे बस्ते में ही रहा, मगर इलेक्शन खत्म होते ही राम मंदिर पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि अब राम का काम होकर रहेगा। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया है कि हमें राम मंदिर की तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन के बाद फिर राम याद आए। मोहन भागवत ने कहा अब राम का काम होकर रहेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने की मोहन भागवत की तायद। बोले राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं। अयोध्या मामले पर आम चुनाव के दौरान कम ही सुनने को मिला, लेकिन चुनाव के नतायज के बाद इस पर ताजा बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत का सामने आया। राम मंदिर के ताल्लुक से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने उदयपुर में एक प्रोग्राम के दौरान बयान दिया। उन्होंने नौजवानों से सिर्फ राम के नाम का जाप करने को नहीं, बल्कि राम के लिए काम करने की भी अपील कर डाली। साथ ही कहा कि अब राम का काम होकर रहेगा। मोरारी बाबू जी ने आपको जो संदेश दिया है उसको ध्यान में रखिए। राम का काम करना है और राम का काम होके रहेगा। वास्तव में हम लोग जागरूक हैं और काम करना है, राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रास्ते आत्मा राम तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। राम मंदिर तामीर पर मोहन भागवत के बयान के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो पीएम मोदी की हलफबर्दारी के फौरी बाद ही राम मंदिर तामीर के लिए मुहिम पर लग जाएंगे और अगर इसके लिए मुजाहरा करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को कि जो विवाद चल रहा है कोर्ट में वो चलने दो। 200 साल लगे, 300 साल लगे, हमें चिंता नहीं, लेकिन ये ज़मीन दे दो अभी राम जन्मभूमि न्याय समिति को या विश्व हिंदू परिषद को कि राम मंदिर निर्माण करो। जहाँ पहले एक मस्जिद खड़ी थी, वो जो विवादित ज़मीन है उसमें भी गर्भगृह की निर्माण हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इतना ही बताना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो बेवकूफ़ी की हमारी अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने कि उन्होंने जाकर परमिशन मांगी कि ज़मीन देने के लिए, वो आवश्यक नहीं है, तो सरकार की ज़मीन है। वाज़ेह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, मगर इस मामले पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जदीद हिंदुस्तान के मेम्बार और मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 55वीं बरसी के मौके पर इलाहाबाद में वाक़ उनकी आबाई रिहाइशगाह आनंद भवन में खास तक़रीब का इनेकाद किया गया। उन्हें यहाँ ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। आनंद भवन में यूपी कांग्रेस कमेटी के ओहदेदारों ने पंडित नेहरू की तस्वीर पर गुलपोशी की और उनके हक़ में नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को मस्ख़ करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ही के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। आज हम लोगों ने उनके प्रास्तिक निवास आनंद भवन के ऊपर यहाँ पर आकर उनको श्रद्धांजलि दी है और यहाँ से एक मैसेज हम लोगों ने दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए हुए
रास्ते पे हम लोगों को चलना है। और यहाँ पे हम लोग कांग्रेसी शपथ लिए हैं कि जब तक हम इनकी खोई गरिमा को वापस नहीं ले लाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आज कहीं ना कहीं इन्होंने समाजवादी मजदूर और किसानों के लिए जो काम किया कांग्रेस पार्टी में, उसी की देन थी कि कांग्रेस मजबूत हुई। उन्होंने जो है राष्ट्र को आधुनिक बनाया। जो लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया था, ये सबको पता है कि उस समय केवल 4 जहाज थे, एक सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन ये पंडित नेहरू जी का ही दूरदृष्टि था कि वो विदेशों से आयात करके तकनीकी और यहाँ भारत को आधुनिक बनाए, और जिसके कारण आज एक मजबूत स्तंभ बना भारत, अब विश्व का सिरमौर बना हुआ है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि डेयरी ने दूध बाजार में अमूल और मदर डेयरी को टक्कर देने के लिए टोन्ड मिल्क लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि पतंजलि की टोन्ड मिल्क की कीमत अमूल और मदर डेयरी से 4 रुपए फी लीटर कम होगी। टोन्ड मिल्क के साथ ही पतंजलि डेयरी मक्खन भी लॉन्च कर रहा है। बाबा रामदेव ने पतंजलि डेयरी के टोन्ड मिल्क की लॉन्चिंग के लिए हरिद्वार में कायम पतंजलि गौशाला फार्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने इस मौके पर यह भी कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली है, उसे देखते हुए 23 मई को मोदी दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसमें जो शॉर्पनेस है, वो जो बाजार में मिलने वाला पनीर है उससे बेहतर है, क्योंकि गाय के दूध से बना हुआ है। आज हमने गाय का दूध, गाय की लस्सी, छाछ, बिना नमक वाली और ये नमक वाली, साथ ही ये दही, और दही भी हमने अमूल से और मदर डेयरी से सस्ता उपलब्ध करवाया है। उनका रेट जो है 45 है और हमारा 40 में है। गाय का दूध भी और दही भी हमारा 5 रुपए सस्ता है। और ये हम पूरे देश में, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 6 महीने है। तो ये पूरे देश में कहीं पर भी आप गाय का दूध पी सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। माने छोटा पैक भी है, इसका बड़ा पैक भी है। तो यात्रा के दौरान भी ये जो रेट है इसका 60 रुपए लीटर है और बहुत गाढ़ा है। छाछ का, गाय के दूध का और अब ये टोन मिल्क का आप सेवन कर सकेंगे, और वो भी अमूल और मदर डेयरी से 4 रुपए सस्ता। हमने यह एक पहल की है कि महंगाई की मार से खास करके हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर से लेकर के हरिद्वार, जयपुर और मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, और आगे इसको देश में भी ले जाने की हमारी योजना है। वैसे जो टेट्रा पैक है ये तो पूरे देश भर में, कुछ कुछ स्थानों पर हम नॉर्थ ईस्ट में और खास करके हमारे मेगा स्टोर्स के माध्यम से हम देश भर में वो उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा निश्चय है कि एक तरफ एक गोवंश की रक्षा हो, हम लोग खुद अपने हाथों से गाय का दूध दोहते हैं, अपने हाथों से गौ माता की सेवा करते हैं। और आप यहाँ जो देख रहे हैं भारतीय नस्ल जो है वो उच्च नस्ल की गाय हैं, और यहाँ नस्ल सुधार का भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 10 किलो से लेकर के 25 किलो तक गायें दूध दे रही हैं। आज मैं एक और बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। 23 मई भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक बहुत गौरवशाली दिन बना है, जब प्रचंड बहुमत से देश के लोगों ने मोदी जी की सरकार बनाई है और 50% से भी अधिक मतदान दे करके मोदी जी और बीजेपी एनडीए में देश के लोगों ने विश्वास जताया। यहां भारतीय राजनीति की एक अभूतपूर्व घटना है और ये 23 मई का दिन भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक रूप से याद किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि 23 मई के दिन को या तो मोदी दिवस के रूप में या इसको लोक कल्याण दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए।
राजस्थान के चूरू में इंसानी हमदर्दी और फिरकावाना हम आहंगी की शानदार मिसाल देखने में आई, जिसने इखलाकी कदरों और भाईचारे को तक़वियत बख्शी। अशरफ खान ने सावित्री नामी एक खातून की जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ा ताकि मौत से लड़ रही खातून को खून का अतिया देकर जान बचाई जा सके। सावित्री हामिला थी और उसकी हालत अचानक खराब हो गई थी। जब अशरफ खान को सोशल मीडिया पर एक पैगाम मिला जिसमें बी पॉजिटिव खून डोनेट करने की अपील की गई थी। खून की जरूरत फौरी थी और अशरफ रोजे से था, ताहम अशरफ ने रोजा बीच में ही तोड़कर इस खातून को खून अतिया किया, जिसकी वजह से सावित्री देवी की जान बचाई जा सकी। इसी तरह का एक और वाकया हालिया दिनों में आसाम में भी देखने में आया था, जहां एक मुस्लिम शख्स ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए रोजा बीच में तोड़कर खून का अतिया पेश किया था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजीम इत्तेहाद में महाभारत छिड़ गया है। जहां कांग्रेस लीडर तेजस्वी यादव पर तंज कसने लगे हैं, वहीं आरजेडी के अंदर से भी तेजस्वी की मुखालिफत शुरू ही हो गई है। कांग्रेस के लीडर कोजा ने तेजस्वी को अपनी चाल ढाल ठीक करने की नसीहत की, तो एक और कांग्रेस लीडर अनिल शर्मा ने अजीम इत्तेहाद बनाकर आरजेडी के साथ इंतखाबात लड़ने के फैसले को गलत करार दे दिया। कांग्रेस तो कांग्रेस, हालात इतने खराब हो गए हैं कि आरजेडी के लीडर महेश्वर यादव ने तेजस्वी यादव से ही इस्तीफे की मांग कर डाली है। का जो चुनाव है उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव न सिर्फ पार्टी के नेता रहे बल्कि गठबंधन के भी नेता हुए। इसलिए बिहार में जो ये शर्मनाक हार हुई है, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेवार है। तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने दल के नेता के पद से और प्रतिपक्ष के नेता के पद से जो विधानसभा में वो हैं उसे त्याग पत्र देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर चंदन बागची ने कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला के इस्तीफे के साथ साथ तमाम रियासतों के पार्टी से दूर के इस्तीफों का भी मुतालबा कर डाला। वहीं एक और कांग्रेस लीडर डॉक्टर अशोक राम ने भी हार के कमजोर तंजीमी ढांचे को जिम्मेदार करार दिया। हालांकि रियासती कांग्रेस के सदर मदन मोहन झा का कहना है कि हार का जायजा लिया जाएगा। कर सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक्सेप्ट पंजाब, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, राहुल जी को अनुसरण कर सबको इस्तीफा दे देना चाहिए और राहुल जी को ही ऑथराइज कर देना चाहिए कि वो नए सिरे से संगठन को अपने तरीके से। ये आवश्यकता है वहाँ प्रखंड स्तर पर पूरा रिवैम्प करने की। पंचायत स्तर पर जो अभी संगठन है नहीं, जो चुनाव में दिखाई पड़ा, पंचायत स्तर पर हमारा संगठन है। ये आवश्यकता है वहाँ प्रखंड स्तर पर पूरा रिवैम्प करने की। पंचायत स्तर पर जो अभी संगठन है नहीं, जो चुनाव में दिखाई पड़ा, पंचायत स्तर पर हमारा संगठन है। हाँ, जो आप कहे संगठन में आप लीड कर रहे थे, क्या कुछ चूक रह गई और आगे इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, ये मैं अकेले नहीं न बता सकते हैं, अभी बहुत जल्दबाजी है। 2 दिन सिर्फ हुआ है। सबों का राय लेकर के हमारा जो भी कमी होगा उसको आला कमान से उसको अवगत कराएंगे कि किन से कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, उसको आगे के चुनाव में ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। और इस सब के बीच दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में शिरकत करने के बाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज पटना वापस पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू पार्लिमानी पार्टी के सदर आरसीपी सिंह भी मौजूद रहे। कल नीतीश कुमार अपनी रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने वाले हैं। इसके बाद 29 मई को फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। माना यही जा रहा है कि जेडीयू की मीटिंग में वज़रा के नामों पर मोहर लगेगी। और वहीं लोकसभा चुनाव में हार का जायजा लेने को लेकर 28 और 29 मई को आरजेडी की मीटिंग राबड़ी देवी की सरकारी रिहाइशगाह पर होनी है। इस मीटिंग में पार्टी के तमाम अहम लीडर शिरकत करेंगे। 2020 में बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इसी को लेकर पार्टी अभी से तैयारियों में जुट जाएगी। पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि आरजेडी के लीडर हार से सकते में नहीं है। चिंतन के बाद चिंतन होना चाहिए, चिंतन और मनन, यही तो लोकतंत्र का तकाजा है। आप जनता के मिजाज को पकड़े कि नहीं पकड़े, कहीं चूक तो मैंने नहीं कर दी, इन चीज़ों का तो आपको होना पड़ेगा रूबरू, और तभी आगे बढ़ेंगे और आपके जो पाँव होंगे ना फिर फूक करके आगे निकल जाएंगे। तो लोकतंत्र में हार और जीत दोनों लगा रहता है। जिस तरह से कुश्ती में एक पटकाता है, एक जीतता पटकता है, उसी तरह से लोकतंत्र में एक हारता और एक जीतता है। जो हारता है फिर आगे जीतता है। लेकिन अंतर्घात भी किया गया है।
जो भी अंतर्घात होगा उसको मूल्यांकन होगा, देखा जाएगा, कार्रवाई करे पार्टी, देखे उन चीजों पर काम करे। हार से विचलित नहीं हुए, कोई नहीं, हमारे नेता ही विचलित नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह रामविलास पासवान बिहार से राज्यसभा जाएंगे। वो रविशंकर प्रसाद की जगह राज्यसभा जाएंगे। पासवान को बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा भेजेगी। जराये की माने तो रामविलास पासवान फिर से मोदी हुकूमत में फिर से काबीनी वजीर बन सकते हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।